वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 358 लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। इस टेस्ट में हम फोकस करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्नों पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1949 को हुआ। अधिकतर ग्रामीण बैंक अल्पावधि में ही घाटे में चले गए, जिसका मुख्य कारण इनके पीछे व्यावसायिक प्रेरणा की कमी रही। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संकल्पना इस नीति पर आधारित थी कि वे कम ब्याज दर पर ग्रामीण समाज के केवल कमज़ोर वर्गों को ऋण देंगे, दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलेंगे तथा लागत लाभ कम रखेंगे। इनमें कौन सा करेक्ट है? देखिए, इसमें डी करेक्ट है। इसमें मतलब इसमें 3 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, लेकिन एक गलत है, क्योंकि 2 अक्टूबर 1975 को स्थापना हुई थी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की। 1949 में तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो केवल 2 और 3 सही है, एक गलत है। एक को एलिमिनेट करके बी उत्तर हो जाएगा इसका। तो कथन एक सही नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का शुभारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1975 1975 को हुआ था। अब देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्वामित्व 3 निकायों के पास था। केंद्र सरकार के पास 50%, राज्य सरकार के पास 15% और प्रायोजक बैंक 35%। अच्छा, ऐसे प्रत्येक बैंक के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक को प्रायोजक बनाया गया। फिर भी उन्हें एक स्वपोषित ऋण संस्था के रूप में नियोजित किया गया, जो कि अपने आंतरिक स्रोतों से स्वयं पुनर्वित्तयन में सक्षम हों तथा उन्हें वैधानिक शेयर खरीदने की छूट दी गई। तो 1975 में शुभारंभ किया गया था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का, 1949 में नहीं। अब देखिए, इसके बाद क्या हुआ? मार्च 2014 तक इन बैंकों की संख्या कम होकर 57 रह गई और 2014 के चुनावों के बाद नई भारत सरकार ने इन बैंकों के और एकीकरण किए जाने पर रोक लगा दी। वर्तमान सरकार का ध्यान इनके कार्य निष्पादन में सुधार तथा इनके लिए निवेश के नए क्षेत्रों की खोज पर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इसकी स्थापना 1982 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 के तहत की गई थी। एग्जिम बैंक को देश के निर्यातकों में वृद्धि करने के साथ ही विदेशी निवेश को समग्र आर्थिक विकास के साथ एकीकृत करने का अधिकार प्राप्त है। अच्छा, ऊपर वाला स्टेटमेंट बात किसकी कर रहा है? एग्जिम बैंक की बात कर रहा है। किसकी? एग्जिम बैंक की। छोटे कारोबारियों की ऋण की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मुद्रा बैंक की स्थापना की गई। बताइए कौन सा करेक्ट है? छोटे कारोबारियों को ऋण की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मुद्रा बैंक की स्थापना की गई। देखिए, एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 के तहत की गई। ये करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। दूसरा भी करेक्ट है। एग्जिम बैंक को देश के निर्यातों में वृद्धि करने के साथ ही विदेशी निवेश को समग्र आर्थिक विकास के साथ एकीकृत करने का अधिकार प्राप्त है। और तीसरा भी करेक्ट है। छोटे कारोबारियों को ऋण की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मुद्रा बैंक की स्थापना की गई। तो सारे के सारे करेक्ट हैं, डी उत्तर इसका। तो उपरोक्त सभी कथन सही है। देखिए, एग्जिम बैंक मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय आयातकों तथा निर्यातकों को दिए जाने वाले वित्त के लिए प्रमुख संस्था है। इसकी स्थापना 1982 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 के तहत की गई थी। यह भारतीय कंपनियों को विदेशों में उत्पादन इकाइयों को स्थापित करने तथा विदेशी बाजार प्रौद्योगिकी, कच्चे माल, ब्रांड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में अपनी पहुंच बनाने तथा विदेशी कंपनियों के अधिग्रहण के लिए प्रोत्साहित करता है तथा वित्त पोषण हेतु ऋण मतलब कर्जा प्रदान भी करता है एग्जिम बैंक। अब है तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। विगत कुछ वर्षों में बैंकों की लाभदेयता मतलब प्रॉफिटेबिलिटी में वृद्धि हुई है, जिसका एक प्रमुख कारण बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट में वृद्धि होना है। देखिए, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, क्योंकि विगत कुछ वर्षों में बैंकों के लाभदेयता मतलब प्रॉफिटेबिलिटी में कमी आई है, वृद्धि नहीं हुई।
उस कमी का कारण है बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। तो पहला गलत है, जहाँ जहाँ उसको एलिमिनेट करो। गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की समस्या के समाधान हेतु बनाई गई राज मन्नार समिति बहुत प्रभावी सिद्ध हुई। देखिए, राज मन्नार कमेटी गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के संदर्भ में नहीं बनाई गई थी। गलत है स्टेटमेंट, दोनों के दोनों काटो इनको, डी हो जाएगा इसका उत्तर। तो देखते हैं इसको, उपरोक्त दोनों के दोनों गलत हैं और इसमें डी उत्तर होगा इसका। देखिए, बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऐसे सभी ऋण निष्पादक परिसंपत्तियां मतलब परफॉर्मिंग एसेट माने जाते हैं जिनका मूलधन एवं उस पर देय ब्याज समय रहते बैंकों को प्राप्त होता है। जिन परिसंपत्तियों का मूलधन एवं उन पर देय ब्याज या लगने वाला ब्याज वापसी समय से नहीं हो पाता, देय ब्याज की वापसी समय से नहीं हो पाती या बिल्कुल नहीं हो पाती, उनको बोलते हैं गैर निष्पादक परिसंपत्तियां। अच्छा, जिनकी हो जाती है वो निष्पादक संपत्तियां और जिनकी नहीं हो पाती गैर निष्पादक संपत्तियां, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब देखिए, बढ़ते एनपीए की समस्या के समाधान हेतु सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने अनेक कदम उठाए, जिनमें से एक महत्वपूर्ण कदम है सारा फहेसी एक्ट 2002, न कि राज मन्नार कमेटी। सारा फहेसी एक्ट 2002 रहा। अब देखिए, इस एक्ट का उद्देश्य जानबूझकर ऋण का भुगतान न करने वालों को नियंत्रित करना है और इसके तहत बैंकों को अधिकार है कि वह भुगतान न होने की स्थिति में गिरवी रखी गई प्रतिभूति को जब्त कर ले, उसको बेच दे या उसका प्रबंधन अपने हाथों में ले ले। यह अधिनियम बहुत ही प्रभावी सिद्ध हुआ गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के लिए। तो डी है इसका उत्तर, राज मन्नार नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, ऋण के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो या दो से अधिक ऋणदाताओं या बैंकों में अस्थायी आपसी समझौते के आधार पर दिए गए एक बड़े ऋण को कंसोर्टियम ऋण कहते हैं और दो या दो से अधिक बैंकों द्वारा आपसी स्थायी समझौते के अनुसार दिए गए बड़े ऋण को सिंडिकेट ऋण कहते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है, भविष्य में धन प्राप्ति के साक्ष्य के आधार पर दिए गए ऋण को अग्रिम ऋण कहते हैं। भविष्य में धन प्राप्ति के साक्ष्य के आधार पर दिए गए ऋण को अग्रिम ऋण कहते हैं। तो पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, डी है इसका आंसर। सारे के सारे सही हैं। तो देखिए, उपरोक्त तीनों कथन सही हैं। दो या दो से अधिक ऋणदाताओं या बैंकों में अस्थायी आपसी समझौते के आधार पर दिए गए एक बड़े ऋण को कंसोर्टियम ऋण कहते हैं और दो या दो से अधिक बैंकों द्वारा आपसी स्थायी समझौते के अनुसार दिए गए एक बड़े ऋण को सिंडिकेट ऋण कहते हैं और भविष्य में धन प्राप्ति के साक्ष्य के आधार पर दिए गए ऋण को अग्रिम ऋण कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, सामाजिक बैंकिंग के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना है कि इनमें से कौन सा सही है तीन में से। देखिए, देसी बैंकों के लिए ऋण योग्य निधि का 40% उन भौगोलिक अंचलों एवं समाज के उन समूहों को आवंटित करना आवश्यक है जिन्हें सरकार ने प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में मान्यता दी हुई है, मतलब प्रायोरिटी सेक्टर। अब देखिए, कुल 40% ऋण के 18% भाग को कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण हेतु आवंटन करना सरकार ने बैंकों के लिए अनिवार्य कर दिया है। ध्यान से सुनते रहिएगा एक एक पॉइंट को। जैसे जैसे वित्तीय समावेशन का दायरा बढ़ता जाता है वैसे वैसे बैंकों की परिसंपत्ति के गैर निष्पादक होने का खतरा भी बढ़ता जाता है। देखिए, बिल्कुल बढ़ता जाता रहा है, सारे के सारे करेक्ट हैं यहाँ पर, डी है इसका भी उत्तर। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। देसी बैंकों के लिए ऋण योग्य निधि का 40% एवं विदेशी बैंकों के लिए ऋण योग्य निधि का 32% उन क्षेत्रों उन भौगोलिक अंचलों एवं समाज के उन समूहों को आवंटित करना आवश्यक है जिन्हें सरकार ने प्राथमिकता क्षेत्र प्रायोरिटी सेक्टर के रूप में मान्यता दी हुई है। कुल 40% ऋण के 18% भाग को कृषि तथा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण हेतु आवंटित करना सरकार ने वाणिज्यिक बैंकों के लिए अनिवार्य कर दिया है। अब देखिए, जैसे जैसे वित्त समावेशन का दायरा बढ़ता जाता रहा है वैसे वैसे बैंकों की परिसंपत्ति के गैर निष्पादक होने का खतरा भी बढ़ता जाता रहा है। ये डेटा है विगत कई वर्षों का।
छठा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रश्न थंबनेल पर देखा होगा आपने। क्रेडिट कार्ड खाता एक ऋण खाता है जिससे उपभोक्ता के ऋण का प्रवाह होता है। डेबिट कार्ड में खाता धारक अपनी ही बचत राशि का उपयोग करता है। वेटेस क्रेडिट कार्ड केवल किसानों, लघु उद्यमियों तथा स्वरोजगारियों के लिए होते हैं। देखिए, क्रेडिट कार्ड क्या है? एक तरह से ब्याज है, मतलब एक तरह से ईएमआई का मतलब क्या? कर्जा आप ले रहे हो। मान लीजिए अमेजन से आपने कोई चीज़ खरीदी अपने क्रेडिट कार्ड पर, फिर क्या किया? कर्जा करके तो लिया ना। तो बिल्कुल देखिए, क्रेडिट कार्ड एक ऋण खाता ही होता है जिससे उपभोक्ता के ऋण का प्रवाह होता है। पहला वाला करेक्ट है। डेबिट कार्ड आजकल अधिकतर के पास होता है, वो क्या आपका एक बचत खाता है जिससे आप धन निकाल सकते हो एटीएम से जाकर। ब्रिटिश क्रेडिट कार्ड केवल किसानों, लघु उद्यमियों और स्वरोजगारियों के लिए होता है, ये भी सही है। सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका उत्तर। तो क्रेडिट कार्ड खाता एक ऋण खाता होता है जो ऋण उपभोक्ताओं को दिया जाता है। ये खाते दो प्रकार के होते हैं, सामान्य क्रेडिट कार्ड जो सामान्यतः सभी के लिए उपलब्ध होते हैं, और दूसरा है ब्रिटिश क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए हो गया, लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड लघु उद्यमियों के लिए हो गया, एवं स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड स्वरोजगारियों के लिए। अब देखिए, डेबिट कार्ड की सहायता से खाता धारक बैंक में अपनी जमा राशि का उपयोग कर सकता है। सातवां प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा सही है? तीन स्टेटमेंट में से। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम जो है 1998 में लागू किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा, बीमारी या कीटों के द्वारा फसल खराब होने की स्थिति में किसानों की वित्तीय मदद के साथ साथ उन्हें बीमा मतलब इंश्योरेंस भी उपलब्ध कराना है। सभी किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जा रहा है। क्या करेक्ट है? तीसरा करेक्ट है, दूसरा पहला भी करेक्ट है, डी है इसका उत्तर। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। किसान क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम 1998 में लागू कर दिया गया था और इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया में तीन प्रकार की संस्थाओं, वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, कृषि ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस कार्यक्रम को 2008 में शुरू किया गया। इसे ऋण माफ़ी कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा सीमांत किसानों की बकाया ऋण राशि पूर्णतः माफ़ कर दी गई। 2008 में शुरू किया गया था क्या? कृषि ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, सारे के सारे, डी है इसका उत्तर। तो देखिए, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। सरकार द्वारा वर्ष 2008 में जैती घोष समिति की सिफारिशों के आधार पर कृषि ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम शुरू किया गया। इसे साधारण भाषा में ऋण माफ़ी कार्यक्रम भी कहते हैं। जैती घोष समिति का गठन किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं के कारणों का पता लगाने के लिए किया गया था। सरकार का निर्णय था कि सीमांत किसानों की बकाया ऋण राशि पूर्णतः माफ़ कर दी जाए और अन्य किसानों की बकाया राशि का 25% माफ़ कर दिया जाए, बशर्ते शेष 75% का भुगतान कर दें वो। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि कौन सा सही है। दिसंबर 1995 में लघु उद्योगों में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए आबिद हुसैन समिति का गठन किया गया। कब? दिसंबर 1985 में लघु उद्योगों में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए। स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कारीगर समुदाय के लिए, रिक्शा चालकों के लिए, बुनकरों के लिए, मछुआरों आदि के लिए अत्यंत छोटे उद्यमियों के लिए शुरू की गई। स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना करेक्ट है, दूसरा पहला भी करेक्ट है, तो सी है इसका उत्तर। तो देखिए, उपरोक्त दोनों के दोनों कथन करेक्ट हैं। आबिद हुसैन समिति की सिफारिशों को 1998 में सार्वजनिक किया गया और इसके आधार पर सन 2000 में प्रधानमंत्री ने लघु उद्योग नीति की घोषणा की। 2001 में लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम शुरू किया गया तथा बाद में संसद द्वारा सन 2006 में अति लघु, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम भी बनाया गया। स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना मूलतः कारीगर समुदाय के लिए, रिक्शा चालकों के लिए, बुनकरों के लिए, मछुआरों आदि के लिए तथा इन जैसे अत्यंत छोटे उद्यमियों के लिए शुरू की गई थी। स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना, इसके द्वारा उन्हें सूक्ष्म ऋण के रूप में 25,000 रुपये तक प्रदान किए जाते हैं। स्वरोजगार किसान क्रेडिट कार्ड योजना में 25,000 रुपये।
चलिए 10वें प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि उपरोक्त में से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, एक दिन का ऋण या ब्याज काल मनी कहलाता है और इस पर दी गई ऋण या ब्याज की दर को काल रेट कहते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, एक दिन का ऋण या ब्याज काल मनी कहलाता है और इस पर दी गई ऋण या ब्याज की दर को काल रेट कहते हैं। काल मनी का विनिमय प्रायः बैंकों के बीच ही होता है। काल रेट का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। देखिए पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है। काल रेट का निर्धारण जो है, जब बैंक काल मनी का विनिमय कर रहे हैं तो काल रेट भी निर्धारण कर लेंगे ना। आरबीआई क्या करेगा इसमें? गलत है। तीसरा वाला स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दीजिए, केवल एक और दो सही है। तो देखिए कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि आपसी सौदेबाजी द्वारा विभिन्न बैंक काल रेट का निर्धारण करते हैं, ना कि भारतीय रिजर्व बैंक। प्रत्येक काल मनी की ब्याज दर अलग अलग हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। एक दिवसीय ऋण काल मनी कहलाता है और इस पर दी गई ब्याज दर को काल रेट कहते हैं। काल मनी का विनिमय प्रायः बैंकों के बीच में ही होता है और यही बैंक जो हैं वो क्या कर लेते हैं, काल रेट का निर्धारण भी करते हैं। आरबीआई नहीं करती। तो ये 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे मुद्रा और बैंकिंग से संबंधित। अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम 1 से 3 बार कीजिएगा। धन्यवाद।